नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मेजर शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 के बारे में, यानी कि भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के भाग 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो भाग 1 है वह अपलोड किया जा चुका है। उसकी पीडीएफ और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप वहाँ से इसके पीडीएफ को ले सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज के। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है बताना है आपको। पहला कथन है भारत में राज्य विधान मंडल राज्य सूची पर कानून बनाती है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि संसद संघ सूची पर कानून बनाती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। संसद तथा राज्य दोनों समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं, ये भी बात सही है। चौथा कथन है समवर्ती सूची पर केवल संसद कानून बना सकती है। नहीं, समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं कानून। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि समवर्ती सूची पर जो है वह संघ सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। और भारत शासन अधिनियम 1935 में 3 नियमों के बारे में बताया गया था, अर्थात परिसंघीय, प्रांतीय और समवर्ती, इन 3 सूचियों के बारे में जो है वह बताया गया था। और भारतीय संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम से 3 सूचियों का प्रावधान लिया गया है। और विधान के सभी संभावित विषयों को संविधान की अनुसूची 7 में, कौन सी अनुसूची? अनुसूची 7 में 3 विधायी सूचियों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वह है संघ सूची, संघ सूची। दूसरा जो है वह राज्य सूची, कौन सा है? राज्य सूची। और तीसरा क्या है? तीसरा है आपका समवर्ती सूची। ठीक है, अब एक काम करिए, कॉपी पेन उठाइए और हेडिंग डालिए संघ या केंद्र सूची, यानी कि यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में जितनी भी चीज़ें मैं बोलता जाऊं आप उनको नोट डाउन करते चलिए। लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट यूनियन लिस्ट में कि इस सूची में मूलतः 97 प्रविष्टियाँ थीं, जो कि वर्तमान में जो बढ़ के जो हो गई हैं वह टोटल 100 हो गई हैं। फिर दूसरा कथन लिखिएगा कि इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, सेनाएं और सशस्त्र बल के बारे में, युद्ध तथा शांति के बारे में, विदेशी संबंध के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से संबंधित निर्णय, राज्य तथा वायु परिवहन, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, विदेशी पर्यटन, डाक तार तथा टेलीफोन, रिजर्व बैंक, नागरिकता देशीयकरण और अन्य देशीय यानी कि खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन, और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के गठन से जुड़े विषय, केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाएं, जनगणना, ये सब जो हैं कौन सी यूनियन लिस्ट में रखा गया है। फिर दूसरे नंबर पे हेडिंग डालिएगा राज्य सूची। दूसरी नंबर पे हेडिंग है राज्य सूची। इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट कि इस सूची में मूलतः 66 प्रविष्टियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या जो है वह 61 हो गई है। मतलब 5 सूचियों को, राज्य सूची को हटा दिया गया है। और इसमें क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे लोक व्यवस्था के बारे में, पुलिस के बारे में, स्थानीय शासन से रिलेटेड, भूमि सुधार से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, कृषि आय पर कर से रिलेटेड, मात्स्यिकी, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के बेसिस पे, कारागार का, मादक पेय पदार्थ का उत्पादन, गैस और गैस संकर्म, सड़क परिवहन, भूमि और भवनों पर कर, नाट्यशाला, सिनेमा, खेल कूद और मनोरंजन, होटल, बाजार, धर्मशालाएं, विलासिता की वस्तुओं पर कर, पथकर आदि, ये सब जो हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद तीसरी हेडिंग डालिएगा समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। इसमें पहला पॉइंट नोट डाउन करिएगा कि इस सूची में मूलतः 47 प्रविष्टियाँ थीं, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इस सूची में 5 और विषय, और वो 5 विषय कौन से थे? वन, शिक्षा, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण, मापतौल, न्यायालयों का कार्य प्रबंधन यानी कि न्याय प्रशासन, उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों को छोड़कर को शामिल किया गया है। अब इनकी जो वर्तमान संख्या है वह 52 हो गई है। ठीक है, ये जो सूची है, इस सूची के कुछ प्रमुख विषय निम्न हैं। अब मैं बोलता जाऊंगा, आप नोट करते जाइए। विद्युत जो है समवर्ती सूची में है। वन मतलब कि जंगल, भ्रमण, आयोजन, शिक्षा, सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, आर्थिक और सामाजिक योजना, समाचार पत्र, खाद्य पदार्थों और अन्य माल का
अपमिश्रण, विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, उत्तराधिकार, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा नियोजन, कारखाना, मूल्य नियंत्रण, दंड विधि, दंड प्रक्रिया संहिता, विधिक, चिकित्सीय और अन्य व्यवसाय, सिविल प्रक्रिया संहिता, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, इन सब के बारे में समवर्ती सूची में बताया गया है। देखिए अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ। तीन सूचियाँ हैं। एक है आपकी केंद्र सूची, दूसरी है आपकी राज्य सूची और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। केंद्र सूची में याद रखिएगा, केंद्र सूची में वो विषय आएंगे जो देश से रिलेटेड होंगे, ठीक है, जो मतलब जिस विषय से रिलेटेड उसका डिसीजन कोई है वो पूरे एक राज्य के ऊपर नहीं, पूरे देश के ऊपर अगर वो लागू हो तो वो जो भी मैटर होता है वो सब केंद्र सूची में ही आता है। राज्य से रिलेटेड क्या होता है कि इसमें जो है केंद्र जो है वो दखलंदाजी नहीं देती है, ये राज्य अपने हिसाब से समझते हैं, जैसे पुलिस प्रशासन हो गया, ठीक है, तो ये सब राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। समवर्ती सूची में कुछ ऐसे नियम हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोनों हैंडल कर सकती हैं। वो आपका केंद्र सरकार भी चाहे तो नियम बना दे और चाहे तो राज्य सरकार भी नियम बना दे। जैसे शिक्षा से रिलेटेड है, अगर कोई बदलाव जो है राज्य सरकार करना चाहती है तो वो भी कर सकती है और केंद्र सरकार करना चाहती है तो वो भी कर सकती है, ठीक है। तो इसमें दोनों लोगों को कानून बनाने का अधिकार है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन को टैकल करने में बिल्कुल सहज होंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, पता, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक जो है वह सही है, ठीक है। कौन सा कथन है? पहला कथन है कि समवर्ती सूची के अधीन किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है। तो समवर्ती सूची है, केवल संसद के पास नहीं है, राज्यों के पास भी है, तो ये कथन जो है वह गलत है। दूसरा है कि समवर्ती सूची के अधीन किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास है, तो ये बात भी है बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए किसी विधान को कुल राज्य विधानमंडलों की आधी संख्या द्वारा अनुसमर्थन किया जाना चाहिए ताकि वह देश का विधान बन सके, नहीं, ये बात जो है वह गलत है। और चौथा कथन है कि समवर्ती सूची के अधीन विधान बनाने की शक्ति केवल राज्य विधानमंडल के पास है, तो ये भी बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं वह किसमें होती हैं? तो आप सबको पता है वह किसमें होती हैं, वह समवर्ती सूची में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में आने वाला बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो किसके बारे में पूछ रहा है? ये राज्य सूची के बारे में पूछ रहा है, मतलब केवल एक राज्य जो है वो कानून बना सकती है, वह है अपंगों और अन्य योजकों सहायता से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखो, खदानों में श्रमिक और सुरक्षा का विनियमन, ये जो है ना, ये यूनियन लिस्ट में आ जाएगी। नमक के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का व्यवस्थापन एवं नियंत्रण, ये भी यूनियन में आ जाएगा, मतलब संघ में आ जाएगा। और सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, ये आ जाएगा आपका समवर्ती में आ जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड दोनों जो है वो कानून बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो मैंने बताया था कौन से संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन से ऐसा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय जो है वह सम्मिलित है? तो कौन सा विषय सम्मिलित है? वह है खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सूची और अंतर वस्तुओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो राज्य सूची जो है वो लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता से रिलेटेड है, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची, नागरिकता, देशीयकरण और अन्य देशीय मतलब फॉरेन अफेयर्स, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा है समवर्ती सूची से रिलेटेड विधिक, चिकित्सीय और अन्य व्यवसाय, ठीक है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में होना चाहिए, ये भी बात सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद जो है वह भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची मतलब एक ऐसा चीज़ जो
जिस पे कानून जो है वो राज्य सरकार और संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। तो वह किससे रिलेटेड है? वह जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से देखिएगा, इसमें बोल रहा है सही सुमेलित नहीं है। तो फॉरेस्ट जो है समवर्ती सूची में, ये भी बात बिल्कुल सही है। डाकघर बचत बैंक जो है संघीय सूची में, ये भी बात सही है। पब्लिक हेल्थ ये राज्य सूची में, बिल्कुल सही बात है। स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर बाज़ार जो है क्या वो कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में है? नहीं, ये बात जो है गलत है। यह जो है यह संघ सूची में है। संघ सूची का मतलब यह जो है वो यूनियन किस में? यूनियन लिस्ट में है। ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया एक तरीके से। स्टॉक एक्सचेंज जो है वह समवर्ती सूची से रिलेटेड नहीं, या यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है। यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है यानी कि संघ सूची से रिलेटेड है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि विधायन विषय के रूप में शिक्षा भारतीय संविधान के अंतर्गत किस में आती है? शिक्षा जो है ना वो समवर्ती सूची में आती है। किस में आती है? समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? मतलब जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं। किस पे वह बना सकते हैं? आपराधिक मामले के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? इसमें बोल रहा है कि कौन सा नहीं है। तो जो सार्वजनिक व्यवस्था है वह समवर्ती सूची में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि आर्थिक नियोजन जो है एक विषय जो है यह किसका है? यह कॉन्क्रीट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची का एक विषय है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो यह जो है ना यह समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि दी गई राज्य सूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? इसमें बोल रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है? किसमें? राज्य सूची में। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। किसमें? राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? कौन सा संघ सूची से संबंधित नहीं है? वह है एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एग्रीकल्चर संघ सूची से रिलेटेड नहीं है या राज्य सूची से रिलेटेड है। किससे? राज्य सूची से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत जो है या किस सूची के अंतर्गत आते हैं? या स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख जो है वह किया गया है? तो 7वीं सूची में किसका उल्लेख किया गया है? वह रेलवे पुलिस का उल्लेख किया गया है राज्य सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? इसको समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो इनमें से कौन सी समवर्ती सूची का विषय है? वह है फौजदारी मामले यानी कि क्रिमिनल केसेस जो हैं वह समवर्ती सूची से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख जो है वह नहीं है? किसका उल्लेख नहीं किया गया है? वह गैस का उल्लेख जो है वह नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान की निम्न में से किस सूची में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा का विषय जो है वह शामिल किया गया है? तो किस में शामिल किया गया है? या कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से राज्य सूची में कौन सा सम्मिलित नहीं है? वह है शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये समवर्ती सूची में है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विषय भारत में संघ सूची का नहीं है। कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है, वह है एजुकेशन यानी कि शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है। कौन सा संघ सूची में शामिल नहीं है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड रोड्स जो है वो संघ सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये राज्यों के उच्च न्यायालयों का संगठन संघ सूची सही है, पुलिस राज्य सूची सही है, मूल नियंत्रण समवर्ती सूची सही है, स्टॉक एक्सचेंज राज्य सूची नहीं, ये राज्य सूची नहीं है। तो ये किसका विषय है, या यूनियन लिस्ट का है। किसका, यूनियन लिस्ट का है, यानी कि संघ सूची से रिलेटेड है, संघ सूची से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आता है, वह आता है खाद्य पदार्थों और अन्य माल का अपमिश्रण। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा आता है, कारखाने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा नहीं बताना है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है, संसद जनगणना संघ सूची ये भी रिलेटेड है, दल बदल 10वीं अनुसूची से रिलेटेड है, सही बात है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में है, नहीं ये द्वितीय में नहीं है, ये चौथी में है, द्वितीय में शपथ से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आपको बताना है, इनको सही सुमेलित करना है, तो सही सुमेलित कर लेते हैं। तो यूनियन लिस्ट से रिलेटेड सेंसस है, अभी बताया था, तो ए का हो जाएगा 3। राज्य सूची से रिलेटेड है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, तो बी का हो जाएगा 1। कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड है जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण, तो सी का हो जाएगा 4। और डी मतलब अवशिष्ट रेसिडुअरी सब्जेक्ट जो है वह स्पेस रिसर्च से रिलेटेड है, तो डी का हो जाएगा 2। 3142 जिसमें वही सही जवाब है। 3142 किस में है, वह है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि राज्य सूची के अंतर्गत विधान पारित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है राज्यों के लिए अनन्य रूप से आरक्षित क्षेत्र राज्य सूची में कतिपय परिस्थितियों में भी संसद विधान बना सकती है, बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है राज्य सूची के अधीन अन्य वाले किसी विषय पर किसी भी परिस्थिति में संसद विधान नहीं बना सकती है, ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है। तीसरा कथन है कि राज्य सूची के अधीन किसी विधि को पारित करने के लिए राज्यसभा द्वारा 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान द्वारा समर्थित संकल्प का पारित किया जाना अपेक्षित होता है, ये भी बात सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है, या जो है वो 7वीं अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आपको मिलान करना है, एक तरफ लिस्ट दे रखी हैं, सूचियाँ दे रखी हैं, दूसरी तरफ उसमें क्या क्या है। यूनियन लिस्ट में जो है वो समान हित के विषय हैं, बिल्कुल सही बात है, ए का हो जाएगा 3। राज्य सूची में जो है वह स्थानीय हित के विषय हैं, बिल्कुल सही बात है, बी का हो जाएगा 2। समवर्ती सूची में कानून की समरूपता अपेक्षित किंतु आवश्यक नहीं, ये भी बात सही है, सी का हो जाएगा 1। 321 किस में है, वह है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो कौन सी भोटी लैंग्वेज को सम्मिलित नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए जो 22 भाषाएं हैं ना, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। कौन कौन सी भाषा है 8वीं अनुसूची में, असमिया, देखो असमिया है पहला, दूसरा बंगला है, तीसरा बोडो को शामिल किया गया है, चौथा डोंगरी है, 5वां गुजराती है, 6वां हिंदी है, 7वां कन्नड़ है, 8वां कश्मीरी है, 9वां कोंकणी है, 10वां मैथिली है, 11वां मलयालम है, 12वां मणिपुरी, 13वां मराठी, 14वां नेपाली, 15वां उड़िया, 16वां पंजाबी, 17वां संस्कृत, 18वां संथाली, 19वां सिंधी, सिंधी 19वां हो गया, 20 हो गया तमिल, 21 हो गया तेलुगु और 22 हो गया उर्दू।
तो इन 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? पंचायत से रिलेटेड होगा ये। हाँ, 9वीं अनुसूची जो है, सॉरी ये पंचायत से रिलेटेड नहीं है, पंचायत से रिलेटेड 11वीं अनुसूची है। चलिए तो इसका पढ़ते हैं क्या क्या बोल रहा है कि जो 9वीं अनुसूची है वह 1951 में प्रथम संशोधन में अंतः स्थापित की गई थी। हाँ, ये बात जो बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे इसको, है ना। इसमें वे विधियाँ सम्मिलित है जो न्यायिक पुनरावलोकन के कार्यक्षेत्र के बाहर हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक। और यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित की गई थी, ये बात गलत है। 42वां कहाँ, ये प्रथम संविधान संशोधन था, ठीक है। तो तीसरा गलत है। चौथा है कि 9वीं अनुसूची में प्राथमिक रूप से वे विधियाँ हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों से संबंधित है, बिल्कुल सही हो, नहीं सॉरी, प्राथमिक राष्ट्रीय सुरक्षा से कहाँ संबंधित है, ठीक है। तो चौथा भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, 9वीं अनुसूची में संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन के कार्यक्षेत्र के बाहर है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है, ठीक है। और 11 जनवरी 2007 के संवैधानिक पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा जो है वो भी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? पहला कथन है कि भारत की, इसमें सही बताना है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है। बताया तो था 11 जनवरी, कब? 11 जनवरी 2007 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। उसने बोला था कि अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो बिल्कुल जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इसमें बदलाव कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है वो परिवर्तित हुई थी। 9वीं अनुसूची जो है पहले संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कोल्हेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से ये जो है वह संबंधित है, या 9वीं अनुसूची से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य, ये जो हुआ था वो तमिलनाडु के खिलाफ हुआ था। तमिलनाडु 2007 का डिसीजन है। इसका संबंध जो है वो 9वीं अनुसूची से है। इस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया कि 24 अप्रैल 1973 के दिन या उसके बाद किए गए समस्त संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची में संशोधन करके अगर कोई कानून उस अनुसूची में डाला जाता है तो वह संविधान के बुनियादी ढांचे की कसौटी पर परिलक्षित है। अब 9वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा डाले गए किसी भी कानून को पहले जैसी संपूर्ण सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। जिस हद तक वह कानून किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है उस हद तक वह गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। किस में बताया गया था? कोहेलो केस में बताया गया था। तो ये जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, मैंने बताया था ना, जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। तो संविधान की 9वीं अनुसूची का जो समावेशन है वह 1951 में किया गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा। दल बदल विरोधी बिल का जो पारित हुआ था वह 1985 में 52वें संविधान संशोधन से पारित हुआ था और ये अनुसूची नंबर 10 में है, ठीक है। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का होना जो है वह 1977 में हुआ था जब मोरारजी देसाई जी की सरकार आई थी। चौथा जो है पंजाब राज्य का जो पुनर्गठन है यह जो है वह 1966 में हुआ था। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? पहले नंबर पे, दूसरा जो है चौथे नंबर वाला हो जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे तीसरा हो जाएगा और फिर चौथे नंबर पे दूसरा हो जाएगा। 14-32 किस में है? वह है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसमें बोल रहा है कि भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। पहला कथन है कि इसे संविधान प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से सम्मिलित किया गया था, ये बात सही है। दूसरा है कि इसमें बोला सही नहीं है, 9वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अधिनियम या विनियमन इस आधार पर अमान्य हो जाएगा कि संविधान के भाग 3 के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, बात जो है ये गलत है, सही नहीं है ये। तीसरा कथन है कि आधारी संरचना के सिद्धांत पर 9वीं अनुसूची में शामिल किसी अधिनियम के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है, बिल्कुल सही बात है। और चौथा कथन है कि 9वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम को उपर्युक्त विधानमंडल निरस्त या संशोधित कर सकता है, ये भी बात सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहरता के संबंध में भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है, वह कथन है जो सही नहीं है, जो मामले अनसुलझे रहते हैं उन पर भारत का उच्चतम न्यायालय अंतिम विवाचक जो है होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है। तो किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है, ये राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच में करती है, क्योंकि 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और ये जो ऐड हुआ था ना, ये 73वें संविधान संशोधन से ऐड हुआ था। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायतों के लिए कुल 29 विषयों, कितने 29 विषयों का उल्लेख जो है वह किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था, वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। अभी बताया था मैंने, कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में किसमें वर्णित है। तो यह जो है 11वीं अनुसूची में है, 1992 में 73वें संविधान संशोधन में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के लिए कितने मद जो हैं वो दिए गए हैं। तो नगर पालिकाओं के लिए 18 मद जो हैं वो दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।